जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हैं और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला लगभग सभी दलों के साथ है जिन्होंने हाथ मिला लिए हैं और हाथ मिलाकर डीडीसी के चुनावों में उतरे हैं। इस समय क्या पोजीशन है और क्या जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय मंत्रियों को पंचायत के चुनावों की कैंपेनिंग के लिए बुलाने के लिए? बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस समय जो सिचुएशन देखने को मिल रही है कि कश्मीर में भी पोलिंग हो रही है, कश्मीर में रैलीज हो रही हैं, तो लोग बाहर निकलकर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीडीसी के इलेक्शंस में, इस सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये दिस इज़ डांस ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो लोगों का ये जो बाहर निकलना घरों से, खासकर मैं कश्मीर घाटी की बात करूंगा और जम्मू के कुछ इलाके जहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो उसका थोड़ा सा असर रहा, वहाँ पे लोगों का इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना, वोट डालना, ये रीअफर्म करता है लोगों का फेथ डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं ये वोट जितना कश्मीर में पड़ रहा है, मैं इसको खाली डेवलपमेंट का वोट नहीं समझता हूँ। मैं इसको समझता हूँ कि ये रीअफर्मेशन है हमारे कश्मीरी भाइयों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और उन सब तब्दीलियों में जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में हुई हैं। ये आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट है ये। हम तो ये कहते रहे हैं, आज भी हम यही कहते हैं कि ये इलेक्शन खाली भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट नहीं है। ये इलेक्शन है उन फोर्सेस के बीच में जो कि नेशनलिज्म को सबसे आगे रखती हैं और बाकी सब दलों के बीच में जो नेशनलिज्म से आगे अपने सेल्फ को रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मोटो है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। हमारी लड़ाई उनके साथ है जिनका है कि सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड नेशन लास्ट। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बड़ी एक अच्छी जो हवा बनी है जम्मू कश्मीर में, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। पार्टियां कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन असल बात यह है कि डेमोक्रेसी को जीतना चाहिए। वहीं पर आप कैसे देखते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने शुरुआत में पंचायत के चुनावों का ही बॉयकॉट किया था, ये कहते हुए कि आर्टिकल 370-35A की जो बात है, इसको लेकर अगर कोई भी खतरा होगा हम पंचायत के चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। अब डीडीसी के चुनाव हैं तो पंचायत के ही चुनाव सभी इकट्ठे हो चुके हैं और अब डीडीसी के चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें भी हमारी बड़ी टैक्टिकल जीत है भारतीय जनता पार्टी की। वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पंचायती चुनावों का बायकॉट किया, पंच और सरपंच के चुनावों का बायकॉट किया, ये कह के कि जब तक 370 नहीं लगेगा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालात ऐसे बने उसके बाद के, अब उन हालात में जो है वो जो रोशनी स्कैम सामने आया वो भी है, जो फॉरेस्ट की जगह घेरी गई वो भी है, करप्शन के बाकी केसेस जो सामने वो भी है, पॉलिटिकल लीडर्स के लिंक जो है मिलिटेंट्स के साथ जो है सामने आए, एफआईआर लगी, बंदे अरेस्ट हुए, ये भी है। ये सारी की सारी घटनाएं मिलके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चुनावों का बहिष्कार करती रही, जिन्होंने पंच सरपंच के चुनावों का बहिष्कार किया, ये कह के कि पार्टिसिपेट नहीं करना है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिस्टोर नहीं होता, डीडीसी के चुनाव आते आते, डिक्लेरेशन के आते आते इनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो ये धमकियां देते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और पहले जब ये धमकियां इस तरह की देते थे तो दिल्ली आके इनके साथ बात करती थी, घुटनों के ऊपर झुकाते थे ये दिल्ली को। अब ये हुआ, इनको लगा कि ये गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में जो बैठी हुई है, ये तो हमारी धमकियों को सुनती ही नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग का तो क्वेश्चन नहीं हुआ। अब अगर ये डीडीसी के इलेक्शन का भी बायकॉट करते तो ये पावर स्ट्रक्चर से दूर हो जाते। ये इनकी अपनी कमजोरियां हैं जिसको छुपाने के लिए ये डीडीसी के चुनाव में कूदे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार की एक बड़ी रणनीतिक सफलता, एक टैक्टिकल विक्ट्री है कि हमने सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है कुछ फैसले जो हैं सख्त फैसले, उन्होंने भी इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई और ऑप्शन रखी नहीं कि आपको डीडीसी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही है। आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिए इलेक्शन में, इलेक्शन बायकॉट करना जो है वो जनता के साथ धोखा करना है, वो डेमोक्रेसी के साथ धोखा करना है। आप इलेक्शन बायकॉट मत करो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। हम भारत के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, आप पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ो, चीन के नाम पे इलेक्शन लड़ो, मिलिटेंसी के नाम पे इलेक्शन लड़ो, आप
अपना एजेंडा सामने, ऑटोनॉमी का एजेंडा लेके आओ, सेल्फ गवर्नेंस का एजेंडा लेके आओ। लेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडरस्टैंड कि उनके लिए बेहतर क्या है और उनके लिए बुरा क्या है। क्या उन्होंने वही लीडर्स चुनने हैं जिन्होंने 70 साल से सरकारी जगहों के ऊपर कब्जा किया, फॉरेस्ट की जगह के ऊपर कब्जा किया, लेकिन जिनके फिर ऊपर यहाँ पर अपने ऊपर आपको करप्शन के रोक के केसेस आपसे हैं। पूछना चाहूंगी, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं कि गुपकार गैंग कहना, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो लोग जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर में काफी सालों से रह चुकी हैं, उन्हें गैंग कहना, क्या आप डू यू अप्रूव ऑफ दिस? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से कि इनको गैंग ही कहना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलायंस नहीं है। आप ये समझिए, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की अगर ये अलायंस होती, समावेश होता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आपस में एक दूसरे का सिर फाड़ते रहे हैं, ये जुड़ गए इसलिए क्योंकि अपने काले कारनामे छुपाने हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि चीन की मदद से 370 को रिस्टोर किया जाए, अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि पाकिस्तान से बात किए बगैर जो है ये इलेक्शन बेमाने हैं, तो इनको गैंग नहीं कहें तो क्या कहें? क्या ये ग्रुप जो बना है, अलायंस जो बनी है, ये क्राइम छुपाने के लिए और क्राइम कमिट करने के लिए नहीं है? अगर ये क्राइम छुपाने वाली अलायंस है और आगे से क्राइम कमिट करने के लिए इन्होंने अलायंस बनाई है, तो गैंग ही कहना चाहिए उसको, जिसको हमने गैंग कहा है। वहीं बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें, ये इल्ज़ाम लगता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं लोकल मुद्दे भुला दिए जाते हैं, नेशनल मुद्दे और इंटरनेशनल मुद्दों की बात आती है। वहीं जब हमने मैनिफेस्टो देखा, जो विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी चुनावों का निकाला, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई मुद्दे देखने को नहीं मिले, लोकल लेवल के कोई मुद्दे देखने को नहीं मिले। तो जो जम्मू कश्मीर का आम युवा है, आम लोग हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि क्या लड़ाई हमेशा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ही रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी को अगर डीडीसी के चुनाव में जिताया जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट के लोगों का, यानी लोकल लोगों का, आम लोगों का भी कोई काम करेगी? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। ये हमारे लिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं वो देखें, तो वो समावेश है। उसमें जब लोकल मुद्दों का जिक्र है, जिसमें नौकरियां प्रोवाइड करवाना है बच्चों को, जिसमें इंडस्ट्री को खड़ा करना है, सड़कें बनानी हैं, हॉस्पिटल्स देने हैं, बाकी डेवलपमेंट के अरेंजमेंट करने हैं, वो भी लिखा है। और ये भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जंग चल रही है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जम्मू कश्मीर किसी और राज्य या यूनियन टेरिटरी की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर ऐसी टेरिटरी है जिसमें आप लद्दाख का रीजन भी जोड़िए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी है। तो इसमें आपके पास दो एग्रेसर कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से के ऊपर कब्जा किया है और चाइना ने जम्मू कश्मीर स्टेट जब थी उसके दूसरे हिस्से के ऊपर कब्जा किया। ऐसी कोई स्टेट आपको जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखेगी जहां पे दो एनिमी कंट्रीज आपके इलाके पे कब्जा करके बैठे हैं। तो इस जम्मू कश्मीर खित्ते में अगर आप बात नेशनलिज्म की नहीं करोगे, आप अगर यहाँ पे एनिमी कंट्रीज की बात नहीं करोगे, तो कहाँ करोगे? ये जम्मू कश्मीर में जब स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी, जम्मू कश्मीर वो रियासत बन जाएगी जो महाराजा हरि सिंह जी ने जिसका एक्सेशन किया था, तो उसके बाद कोई बाहर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोकल मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। आज के दिन में जो स्थिति है ग्राउंड के ऊपर है, उसमें जब जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी, चाहे वो पंच सरपंच के इलेक्शन होंगे, आज तो डीडीसी के हैं, पंच सरपंच के भी इलेक्शन होंगे, तो उसमें आपको समावेश करना पड़ेगा। आपको लोकल मुद्दों को साथ में लेके जाते हुए आपको जो नेशनल मुद्दे हैं, जो जम्मू कश्मीर की एग्जिस्टेंस के मुद्दे हैं, आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर आज हम बात करें तो लोगों के लिए लोकल मुद्दा क्या है कि बीजेपी से आप संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि 4G नहीं लगा, बीजेपी से आप संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे टोल प्लाजा लग गए। अब यही दो बड़े मुद्दे हैं, छोटे छोटे से, और कोई होंगे वो भी, उसको भी हम बात उसके बारे में भी कर सकते हैं। चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी चर्चा को नहीं दबाती। हमको लगता है कि चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। हमारे से कोई गलती हुई है कहीं पे तो हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं, कोई गलती अगर हुई है तो उसको ठीक करने के लिए भी तैयार है, लेकिन चर्चा करनी ज़रूरी है। 4G के ऊपर आम जनता का रोष है, हमारा भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस प्रोफेशन से हूँ मुझे भी फ़र्क पड़ता है 4G नहीं होने से, आम युवा जो है उसको भी फ़र्क पड़ता है, आप मीडिया के हो आपको भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या हमारी
जो कंफर्टेबलनेस है 4G के होने से, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर है, ये हमको सोचना है। लेकिन जो हर बयान किसी को भारतीय सोचना जनता है। पार्टी के लीडर ने दिए कि जम्मू कश्मीर में तो सब हर एक के घर में ब्रॉडबैंड है, या वो लोग जो 4G की डिमांड कर रहे हैं वो देखिए, आतंकवादियों के साए में है, नहीं, ऐसे ऐसा बयान नहीं। जब दिए जाते हैं तो आम लोगों को बुरा तो लगता ही है। नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि 4G के नहीं होने से लोगों को तकलीफ नहीं है तो मैं शायद ठीक बात आपसे नहीं करूँगा। 4G के नहीं होने से लोगों को तकलीफ है, मेरे को भी तकलीफ है, आपको भी तकलीफ है, सभी को है, लेकिन वो तकलीफ राष्ट्र के आगे जो है, राष्ट्र की एग्जिस्टेंस के लिए, राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो उसके आगे जो है वो छोटी है। हमको एग्जिस्टेंस अपनी जो है वो पहले इंश्योर करनी है। 4G आएगा, 4G जब आना चाहिए उससे एक दिन भी ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये हमारा आपको प्रॉमिस है। तो टोल प्लाजा है, 70 साल से जितना पैसा सेंटर से ही जम्मू कश्मीर में आता रहा, आपको लगता है कि वो पैसा विकास के लिए लगा? वो पैसा किनके घरों में गया? जिनकी 3 पीढ़ियां पहले, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, या जिनकी नौकरियां जो है 20 या 30 रुपए की थी, आज उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर सोकॉल्ड है, जो पावर में रहे। तो वो पैसा जो लोगों के घरों में जाना चाहिए था, जब इनके घर में गया तो वो पैसा आपको जमीन पे नहीं दिखता खर्च हुआ, वरना यहां पे सड़कों के जाल होते। आज वही जाल बनाने के लिए, आज वही नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के ऊपर आपको देने के लिए, फैसिलिटीज देने के लिए जब पैसा खर्चना पड़ता है तो फिर उसके लिए टोल प्लाजा बनाना पड़ता है। हम भी इससे खुश नहीं हैं। टोल प्लाजा जम्मू में 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, इससे हम भी खुश नहीं हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और जितनी जल्दी इसको चेंज कर सकें उसके लिए हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो कुछ है वो सब कुछ ठीक है, और आप जहां पे गलत है, अगर आप उसको गलत को गलत बोलोगे तो कोई बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। जहां पे गलती है बताइए, आप मीडिया हो, आपके बताने से कई बार हमको समझ आ जाती है कि हम कहां पे गलत कर रहे हैं। जिस हद तक हमको लगता है कि हम ठीक कर सकते हैं हम करते हैं, जहां से हम ठीक नहीं कर सकते, जो ठीक कर सकता है हम उससे बात करते हैं। थोड़ी कभी डिले हो जाती है लेकिन काम जरूर होता है। वहीं बात करें कैंपेनिंग की, तो ग्राउंड लेवल पर जो आम लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हम अगर वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर देते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो। लेकिन उनका यह भी कहना था कि जो कैंडिडेट चुन के आता है कई बारी वो इस लायक नहीं होता कि हम उसे वोट डालें। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जो रीजनल लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और तभी आपको जो है केंद्रीय मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है कि वो कैंपेनिंग करें, जबकि जो एक्चुअल जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये जो रीजनल लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें समझने की हैं। गवर्नेंस में हमारा रोल मॉडल क्या है? गवर्नेंस चाहे वो पंचायत लेवल के ऊपर होगी, ब्लॉक पे होगी, डेवलपमेंट काउंसिल की होगी, या उसके आगे की होगी जब असेंबली बनेगी, हमारा रोल मॉडल क्या है? हमारा रोल मॉडल है मोदी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हम प्रेरणा जो है वो मोदी जी से लेते हैं कि जैसे वो काम करते हैं, अनथक प्रयास, लोगों के लिए काम और अपने आप को पीछे रखना। देश और पार्टी आगे है, जनता आगे है, खुद अपने आप को पीछे रखना, वो हमारे रोल मॉडल हैं। अगर हम मोदी जी के नाम के ऊपर कैंपेन करते हैं तो उसका हमारी लोगों को ये एश्योरेंस है कि जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं हम वैसा काम करेंगे। लोगों को दिक्कत आएगी तो प्रधानमंत्री के पास डायरेक्ट नहीं ना जा पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने तो कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है। हम आपको ये एश्योर करते हैं, जनता को ये एश्योर करते हैं कि हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वही होगा जो मोदी जी का है। दूसरी बात ये कहना कि कई जगह पे जनता जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि लोकल लीडरशिप जिनको मैंडेट दिया है कि इलेक्शन लड़ने के लिए, जिनको जनता समझती है कि वो उस काबिल नहीं है जिस काबिल का आदमी उनको चाहिए। तो देखिए, एक डेमोक्रेसी में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर इज देयर। जैसे भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होने की वजह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर हमने मिनिमम तीन कैंडिडेट का पैनल लिया, जो कि पैनल जो है वो ज़मीनी स्तर से शुरू होता है, वो मंडल के स्तर से या मंडल से भी नीचे स्तर से शुरू होता है, जिसके ऊपर वो लोग जिन्होंने काम किया है, जनता के बीच में काम किया है, उनकी वो देखना पड़ता है कि उनकी कितना
काम उन्होंने किया है, कितनी देर तक उन्होंने काम किया है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है और बाकी फैक्टर्स भी। तो उसमें पैनल तैयार हुआ, वो पैनल जाता है फिर इलेक्शन कमेटी के पास, जो कि जम्मू कश्मीर के स्तर के ऊपर जो है वो सीनियर लीडर्स जो हैं टॉप बैठते हैं, और उसके ऊपर और उसमें भी प्रदेश जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी होगा और डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होगा उसको भी कंसल्ट किया जाता है। तो उसके बाद ही फैसला होता है कि मैंडेट किसको मिलेगा। देखिए, मैंडेट देने के लिए आपको ज़मीनी स्तर के ऊपर जाके ये भी देखना पड़ता है कि जनता को किसकी ज़रूरत है। ये हो सकता है कि किसी एक जगह पे 2 लीडर्स में या 3 पैनल में एक ऐसा आदमी हो कि जो 10वीं पास है और दूसरा ऐसा आदमी हो जिसने PhD की हुई है, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर के ऊपर काम देखते हो लोगों के, तो लगता है कि वो जो 10th जिसने पास की है उसने बेहतर काम किए हैं, जनता में उसकी अप्रोच ज़्यादा है। तो खाली मेरिट जो है वो एकेडमिक मेरिट नहीं होता, पब्लिक लाइफ का अपना मेरिट भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना कि 100% हमने ठीक ही कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए हैं, वो शायद ठीक नहीं होगा। कई बार गलती हमसे भी हो जाती है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर एग्जिस्ट करता है, जिसमें कैंडिडेट की चॉइस करना, कैंडिडेट की सिलेक्शन करना जो है वो एक बड़ी विस्तृत जो है वो प्रक्रिया है, जिसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा होता है तो गलती मानने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। आखिर में सेठ साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसे में पंचायत के चुनावों में कई जगहों पर जहां पर कार्यकर्ताओं को मौका ना देकर XMLAs, XMLCs या कोई जो ऑलरेडी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर है उसके परिवार वालों को अगर आप मैंडेट देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों के माइंड में ये परसेप्शन भी बनना शुरू हो जाएगी कि अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर निकल पड़ी है जिस राह पर निकली हुई पार्टियों को हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी वाले ही कोस रहे होते हैं कि देखिए ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं और ये उन्हीं लोगों को बार बार मैंडेट देते हैं जो ऑलरेडी कुर्सी पर बैठ चुके होते हैं। इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? आई एम सॉरी, मैं एक आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना पहले भूल गया था कि हमने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को क्यों कैंपेन में उतारा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन DDC के हैं, लेकिन इनको DDC के इलेक्शन तक ही मत महदूद रखिए, सीमित वहाँ पर मत रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहला इलेक्शन है जो 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद है। भारतीय जनता पार्टी को और देश की आम जनता को, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सर्वे करेंगे, आम जनता को ये लगता है कि 370 ख़त्म होने के बाद, 35 ख़त्म होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में अप्लाई करने के बाद जो हालात बने हैं उसमें राष्ट्र जो है वो मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म से लड़ने के लिए हम अब ज़्यादा सशक्त हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना का इकट्ठा मुकाबला करने के लिए अब हम ज़्यादा सशक्त हैं। तो ये DDC का इलेक्शन हमारे लिए खाली DDC का इलेक्शन न होके, दिस इज असर्शन ऑफ द फेथ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इस इलेक्शन को छोटा नहीं लेते। ये इलेक्शन छोटे स्तर का जरूर है, लेकिन जो इस इलेक्शन का मैसेज जा रहा है वो बहुत बड़ा मैसेज है। और भारतीय जनता पार्टी इसको इतना सीरियसली लेती है कि हमारे वित्त राज्य मंत्री MOS फाइनेंस 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए उनको जम्मू कश्मीर में स्टेशन किया गया, उनको प्रभारी बनाया गया इलेक्शन का। अनुराग सिंह जी वो यहीं पे बैठेंगे, वो बैठ के संचालन कर रहे हैं इलेक्शन का। आज भी मैं एक रैली में था, स्मृति ईरानी जी यहाँ पे आए थे, पूरा दिन मैं भी इलेक्शन की कैंपेन में हूँ। ये बात गलत है कि लोकल लीडर्स जो है वो कैंपेन पे नहीं है। हमारे में से कोई भी ऐसा लीडर जो है जो जम्मू कश्मीर का ऑफिस बेयरर है या ऐसी पोजीशन में है कि वो लोगों में कैंपेन और कन्वेंसिंग कर सकता है, वो ऐसा कोई भी आपको नहीं दिखेगा जो घर में बैठा हुआ है। पूरे दिन हम फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोकल लीडर्स विस्तृत तौर के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप भी जो है वो वहाँ पे लोगों को भेज रही है। इन इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हैदराबाद में म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए तो अमित शाह जी खुद वहाँ पे जाके बैठे, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन छोटे इलेक्शन हैं, लेकिन मैसेज बड़ा है कि इस देश में एग्जिस्टेंस जो है वो हिंदू मुसलमानों की इकट्ठे होकर रहनी है, या किसी खित्ते में किसी समुदाय को अलग करके जो है वो अलग कोई पहचान बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात, आपकी बात का अगर मैं जवाब दूं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह की राजनीति यहाँ पे चल रही है, जिस तरह का राजनीतिक खेल यहाँ पे चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि DDC के इलेक्शन में चुनाव का आउटकम
आने वाली काफ़ी चीज़ों के लिए पेस डिसाइड कर देगा कि आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर की राजनीतिक शक्ल जो है वो कैसी होगी। इसके बारे में ज़रूर एक फ़ैसला होगा और मैं आश्वस्त हूँ कि जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक हम कामयाबी हासिल करेंगे और कश्मीर में भी हमारी प्रेजेंस, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस जो है वो कश्मीर घाटी में भी होगी। और इसके साथ कश्मीर घाटी में गुपकार गैंग या गुपकार अलायंस, अब इसको जो भी कहना चाहते हैं, उनसे हटकर एक न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट और नेशनलिस्टिक लीडरशिप खड़ी होगी। वो इंडिपेंडेंट से खड़ी हो, स्मॉलर ग्रुप से खड़ी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का भविष्य बनाने वाली लीडरशिप जो है उसका कश्मीर में गठन ज़रूर होगा। और राजनीतिक ताकतें जो हैं जम्मू कश्मीर में जो उभरेंगी वो राष्ट्रीयवाद के साथ उभरेंगी, ऐसा हमारे को लगता है। डीडीसी के इलेक्शन के माध्यम से ही आगे अब जितनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होनी है वो होनी है। इसलिए लोगों को फैसला भी करते वक्त जो है वो सोच समझ के करना चाहिए कि किस पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, किन कैंडिडेट के साथ चलना चाहते हैं, किस छवि के साथ चलना चाहते हैं। ये घड़ी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की घड़ी है। एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। उस जम्मू कश्मीर के निर्माण की घड़ी है। अब इस निर्माण की घड़ी में हम सबको इकट्ठे साथ रह के ही चलना है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर में कुछ और बोलती हैं और जम्मू में कुछ और बोलती हैं, क्या उनके साथ चलना है? मैं आज दंसाल में कैंपेनिंग कर रहा था और दंसाल में आपको सुन के हैरानगी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे हमारे फॉर्मर एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे पिछली असेंबली में, कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का खड़ा है, लेकिन किसी एक पोस्टर पे भी वहाँ पे न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का फोटो है, न वहाँ पे उमर अब्दुल्ला का फोटो है। किसी इलेक्शन के पोस्टर पे किसी ने फोटो तक लगाने की हिम्मत नहीं की। वहाँ पे फोटो लगा है जो फॉर्मर एमएलए हैं और कैंडिडेट का, क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब की बात हो या उमर की बात हो, उनकी वो स्टेटमेंट जो राष्ट्रहित में नहीं है वो कश्मीर में चल सकती हैं उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से वहाँ पे भी नहीं चलेंगी, लेकिन जम्मू में उनका नाम लेना जो है वो भी उनकी पार्टी को गवारा नहीं है। ये इस तरह के राजनीतिक खेल जो है इसको जनता जो है वो समझती है और हमारे को आशा है कि उसमें अच्छी तरह से समझ के ही वोट डाले जाएंगे और एक अच्छा फैसला जो है वो सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। आप साफ तौर पर सुन चुके हैं कि डीडीसी के चुनाव जो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की राजनीति क्या शक्ल लेगी ये इन डीडीसी चुनावों के रिजल्ट तय करेंगे, ऐसा कहना है एडवोकेट सुनील सेठी का।